हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं असाइनमेंट के आंसर के रूप में साइकोलॉजी का सब्सिडरी विषय, जिसमें क्वेश्चन 5 दिए हुए हैं और 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अलग अलग वीडियो में, और इसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर आपको एक असाइनमेंट पेपर के लिए देना है। तो आप 3 में से 2 चुन लीजिएगा, जो अच्छा लगेगा उसको आप लिखिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का वीडियो हमने बना चुका है। अब चौथा वीडियो, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद फिर 5वां नंबर का बनेगा। तो इस वीडियो में फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर आगे बढ़ने के लिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि सूचना आपको और भी मिलता रहे। तो चौथा क्वेश्चन है कि उन्मत्त अवसाद को परिभाषित करें। यानी ये अवसाद क्या है, इसकी परिभाषा देना है। फिर इसके मुख्य लक्षणों और कारणों की विवेचना करें, कारणों का वर्णन करें, यानी लक्षण और कारण। फिर देखिए, उन्मत्त अवसाद का परिभाषा, लक्षण और कारण, 3 क्वेश्चन है यहाँ पर है एक ही क्वेश्चन में। तो इसके 2 तरह के आंसर आपको आप दिए जा सकते हैं, आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके 2 तरह के आंसर को इसी वीडियो में शेयर करेंगे। तो शुरू में जो वीडियो है उसमें शॉर्ट टाइप आंसर है, उसको भी आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको लॉन्ग टाइप आंसर अगर लिखना है तो शुरू वाले पार्ट को छोड़ करके लास्ट वाले पार्ट को देखिएगा, जो इसके कंटिन्यू चलेगा वो, और वहाँ पर लिख दिए हैं कि अथवा में आप ये लिख सकते हैं। तो पहले एक बार वीडियो आप देख लीजिए, और ये अच्छा लगे पहले वाला पार्ट इसमें तो वो ठीक है, दूसरा वाला पार्ट रहे तो वो अच्छा है। तो दोनों में आपको अपना पसंद करके लिखना है। दोनों का मीनिंग एक ही है, बस यही है कि पहले वाले पार्ट में थोड़ा शॉर्ट में गया है और दूसरे पार्ट में थोड़ा डिटेल्स में गया है। तो आंसर आपको जिस तरह का लिखने का मर्जी आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो उन्माद को या उन्मत्त अवसाद को परिभाषित करें और इसके मुख्य लक्षण और कारण का वर्णन करें, यही क्वेश्चन है। तो इसकी परिभाषा, उन्मत्त अवसाद की परिभाषा क्या है? तो उन्मत्त अवसाद एक मानसिक बीमारी है जो व्यक्ति को अवसादग्रस्ता एपिसोड और उन्मत्त एपिसोड के बीच में वैकल्पिक करने की प्रवृत्ति की विशेषता है। एपिसोड का मतलब यहाँ पर अवस्था है, अवस्था आप लिख सकते हैं। टाइप 1 में व्यक्ति पूर्ण उन्मत्त एपिसोड के साथ अवसादग्रस्ता एपिसोड का विकल्प देता है, और टाइप 2 में यह अवसादग्रस्ता एपिसोड और हाइपोमेनिक एपिसोड के बीच वैकल्पिक करता है। यानी इसमें 2 टाइप जो है, उस दोनों के बीच की स्थिति ये उन्मत्त अवसाद है। यह विकार के लक्षण जो है गंभीर है, मूड के सामान्य उतार चढ़ाव से अलग है। ये लक्षण व्यक्तिगत संबंधों में, काम पर, स्कूल में, वित्तीय या यहाँ तक कि आत्महत्या में भी समस्याओं का कारण बन सकता है। तो विशेष हम पढ़ेंगे नहीं, इसका आंसर देखते जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करिएगा, और जहाँ तक हो सके समझ करके लिखने की कोशिश करिएगा। तो चलते हैं, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ करके आप इसको वीडियो पॉज करके देखते चलें और आगे पढ़ते चलें। फिर आगे चलते हैं। मुख्य लक्षण इसके क्या क्या हैं? अवसादग्रस्ता एपिसोड के लक्षण, फिर आगे चल रहे हैं, ये लक्षण हुआ। नेक्स्ट फिर उन्मत्त लक्षण क्या क्या है, अलग अलग डिग्री का होता है ये। इसमें से हाइपोमेनिया एक है। हाइपो का मतलब होता है कम, इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि हाइपोमेनिया मतलब कम वाला मेनिया, यानी यह उन्माद की सबसे कम गंभीर डिग्री है।
और कम से कम 4 दिनों तक रहता है। यह व्यक्ति के काम करने, समाजीकरण या अनुकूलन की क्षमता में उल्लेखनीय कमी का कारण नहीं बनता है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं होती है और मानसिक विशेषताओं का अभाव होता है। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है। इसमें जो है सामान्य कामकाज में ये सुधार भी कर सकता है। इसको प्राकृतिक तंत्र माना जाता है। यदि एक हाइपोमेनिया घटना का पालन नहीं किया जाता है या अवसादग्रस्तता एपिसोड से पहले होता है तो इसे एक समस्या नहीं माना जाता है, जब तक कि मन की स्थिति बेकाबू न हो। ये कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक इसका लक्षण चलता है। इसकी विशेषता क्या है? तो अधिक ऊर्जा और सक्रियता बढ़ जाती है। कुछ लोगों में अधिक रचनात्मकता हो जा सकती है या अन्य अधिक चिड़चिड़ा हो सकता है। व्यक्ति इतना अच्छा महसूस कर सकता है कि वह इनकार करता है कि वह हाइपोमेनिया की स्थिति से गुजरता है। यानी वह अपने को बीमार कभी नहीं मानेगा, उस कहता ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करेगा कि वो मेंटल हो गया है, उनमें कोई परेशानी है। उन्माद कम से कम 7 दिनों की व्यंजना और उच्च मनोदशा का काल है। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए, इसका इलाज नहीं किया जाए, तो यह 3 से 6 महीने तक रह सकता है और इसमें से 3 या अधिक व्यवहार दिखता है। वो व्यवहार क्या है? कि वो तेज़ और बिना रुके बात करने लगेगा। त्वरित विचार जल्दी जल्दी उसके बात में आता है दिमाग में। आंदोलन भी कर सकता है, विरोध भी करता है, आसान दूरी लेकर चलता है, आवेगी और जोखिम भरा व्यवहार करता है, अत्यधिक धन खर्च करने लगता है या अति कामुकता हो जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बढ़ जाता है। तो ये सब उसका लक्षण हो जाता है। उन्माद से ग्रस्त व्यक्ति को नींद की आवश्यकता होती है और अपर्याप्त निर्णय की कमी भी महसूस हो सकती है कि निर्णय नहीं ले पा रहा है। दूसरी ओर उन्माद में शराब या अन्य मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या हो सकती है। कई तरह की समस्याएं हैं, यहाँ पर स्पष्ट हिंदी में लिखा हुआ है, कुछ दिक्कत नहीं है पढ़ने में। सारे कुछ मन की स्थिति है। फिर आगे चलते हैं। मिश्रित एपिसोड में मिला जुला प्रकरण होगा। ये द्विध्रुवी विकार में एक मिश्रित प्रकरण का ऐसा अवस्था है जिसमें उन्माद भी रहता है और अवसाद भी रहता है। एक जो है उग्र होने का चीज़ है और एक अति शांत होने का चीज़ है, और दोनों का बीच का स्थिति इसमें होता है। तो ये आत्मघाती विचार या अपराध बोधक हो सकता है। मुख्य कारण क्या है? इसके कारण इसके स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन माना जाता है मुख्य रूप से कि आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारण यहाँ पर अफेक्टेड करता है। फिर चलते हैं आनुवंशिक कारण पर। इसका जो है 60 to 70% आनुवंशिक कारक पर ही निर्भर करता है। सुझाव कई जगह से मिला है कि कुछ जीन और गुणसूत्र के क्षेत्र जो है विकार विकसित करने के लिए अति संवेदनशील गिल्ड से संबंधित है। यानी प्रत्येक जीन का अधिक या कम महत्व होता है। उसमें कुछ में विकार आ गया, जीन में, क्रोमोसोम में, यानी डीएनए में कह सकते हैं, चेंजेज होने के कारण ये होता है। सामान्य जनसंख्या की तुलना में टीबी से पीड़ित परिवार के लोग में टीबी का जोखिम 10 गुना अधिक होता है। यानी टीबी किसी के खानदान में है तो उसके परिवार के बच्चों में, नेक्स्ट जनरेशन में टीबी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। 10 गुना ज़्यादा चांस रहता है उसको होने का। अनुसंधान विषमता को इंगित करता है, जिसका अर्थ है कि अलग अलग जीन अलग अलग परिवारों में शामिल होता है। पर्यावरणीय कारक भी है कि पर्यावरण के कारण टीबी के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आनुवंशिक गुण तो है ही, और पर्यावरण अगर अनुकूल नहीं मिला तो नहीं बढ़ेगा। जो आनुवंशिक विकृति के साथ मनोसामाजिक चर को बातचीत करने में सक्षम बनाता है, धीरे धीरे उसके साथ ये घुल मिल करके और बढ़ा देता है। 60 से लगभग 70% वो है और 30 से 50% वयस्कों को बचपन में दुर्व्यवहार या आघात के टीबी रिपोर्टों के अनुभव का पता चलता है, जो विकार के पहले शुरुआत और अधिक आत्महत्या के प्रयासों से संबंधित होता है। यह है विकास कारक सिद्धांत क्या कह रहा है कि विकासवादी सिद्धांत से
कोई यह सोच सकता है कि द्विध्रुवी विकार के नकारात्मक परिणाम अनुकूल करने की क्षमता रखते हैं। इसके कारण जीन का चयन प्राकृतिक चयन द्वारा नहीं किया जाता, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है जीन का। यहाँ पर टीबी का उच्च दर लेकर के चला गया है कि अभी भी कई आबादी में उच्च टीबी की दर है, तो कुछ विकासवादी लाभ हो सकते हैं वहाँ पर। उनका सुझाव है कि अवसादग्रस्ता और उन्मत्त राज्यों के बीच, यानी अवस्थाओं के बीच, यहाँ राज्य नहीं अवस्था है, ध्यान रखिएगा, स्टेट लिखा है, स्टेट का चूँकि ये गूगल ट्रांसलेट किया हुआ है तो कहीं अलग अलग मीनिंग भी ट्रांसलेट कर देता है ये, चूँकि स्टेट का मतलब राज्य भी होता है और स्टेट का मतलब अवस्था भी होता है, तो ये जो है ये राज्य यहाँ पर अवस्था है। उन्मत्त अवस्थाओं के बीच परिवर्तन पैतृक मनुष्यों में कुछ विकासवादी लाभ ग्रहण किया गया। इसी तरह से आगे बढ़ें। नींद लेना अच्छी बात है। आगे चलते हैं। फिजियोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो एंडोक्राइन कारक भी होते हैं। मस्तिष्क में कई तरह की एक्टिविटीज़ होते हैं वो जो कारण इसका बनता है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि तनावपूर्ण अनुभवों और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी अधिवृक्क अक्ष की शिथिलता के बीच सहयोग का समर्थन करते हैं, जिससे अधिमूल्यन होता है। आम टीबी जो है एक चोट या न्यूरोलॉजिकल स्थिति के परिणाम स्वरूप हो सकती है। मस्तिष्क आघात, स्ट्रोक, HIV, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पोरफिरिया, टेम्पोरल लोब मिर्गी वगैरह जो होता है, ये सब कारण हो सकता है, दिमाग में चोट वगैरह के कारण भी। तो ये उसका आंसर था, पहला टाइप। अगर आपको वो आंसर समझ में आया हो और संतुष्टिपूर्ण हो तो ठीक है, अन्यथा आप यहाँ से ये नया आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पर से फिर से शुरुआत कर सकते हैं, ऊपर वाले को छोड़ करके। आपको अगर वो नहीं लिखना है तो यहाँ से लिखिए उन्मत्त अवसाद, यानी इसको असंतोष भी कहते हैं। इसके और भी नाम है, द्विध्रुवी भावात्मक विकार या द्विध्रुवी विकार, BPAD भी बोलते हैं, द्विध्रुवी बीमारी भी बोलते हैं इसको, उन्मत्त अवसाद भी बोलते हैं, उन्मत्त अवसादग्रस्ता विकार भी बोलते हैं इसको, उन्मत्त अवसादग्रस्ता बीमारी भी बोलते हैं, उन्मत्त अवसादग्रस्ता मनोविकृति भी बोलते हैं, परिपत्र पागलपन, द्विध्रुवी रोग, कई नाम इसके हैं। इसका अगर शॉर्ट में आपको इसका डाटा लेना हो तो ये इसका डाटा है शॉर्ट में। द्विध्रुवी विकार अवसाद और उन्माद के एपिसोड की विशेषता है। स्पेशलिस्टी इसका मनश्चिकित्सा होता है। लक्षण की अवधि जो होता है डिप्रेशन और ऊंचा हो गया मनोदशा होता है, दोनों के बीच का ये चीज़ है। जटिलता इसका क्या है कि आत्मघाती होता है ये और ख़ुद को नुकसान पहुंचाता है। सामान्य शुरुआत 25 साल की उम्र में होता है। इसका प्रकार द्विध्रुवी विकार ये सब होता है और पर्यावरण और जेनेटिक इसके कारण है। जोखिम क्या है कि परिवार के इतिहास, बचपन की गाली, दीर्घावधि तनाव, ये भी टेंशन भी कारण इसका होता है। और क्रमानुसार रोग का निदान क्या है कि ध्यान अभाव, सक्रियता विकार, व्यक्तिगत विकार और एक प्रकार का मानसिक विकार, पदार्थ उपयोग विकार, और इलाज मनोचिकित्सा के द्वारा और दवाओं के द्वारा होता है। दवाई इसमें लिथियम का उपयोग किया जाता है, मनोविकार नाशक का किया जाता है, आक्षेप रोधी का किया जाता है, आक्षेप आता है, कन्वल्सन इसमें आता है। आवृत्ति 1 से 3% होती है। तो ये चीज़ हो गया इसका शॉर्ट में डिटेल्स। अब आपको लिखना यहाँ से है कि परिचय के रूप में कि द्विध्रुवी विकार क्या है। इसको पहले गहरा अवसाद के रूप में जाना जाता था, अब इसको हम पढ़ेंगे नहीं, चूँकि
बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे नहीं, बस ज़रा ज़रा रुकते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जहाँ जहाँ भी इसमें एपिसोड का उपयोग हुआ है वहाँ पर आप अवस्था का प्रयोग कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे चलते आते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट संकेत और लक्षण। इसके लक्षण क्या है? देखिए, एक ये ग्राफ भी देख सकते हैं, इसके मनोदशा में जो बदलाव होता है वो कैसा होता है। मेनिया और हाइपोमेनिया और डिप्रेशन में कैसे ये फ्लक्चुएशन करता है। तो बीच का स्थिति मूड इसका कभी डिप्रेस हो जाता है, कभी हाइपर हो जाता है। हाइपो और हाइपर के बीच में घूमते रहता है, इसलिए इसको बाइपोलर कहते हैं। 20-25 साल में इसकी शुरुआत होती है। ये देखिए, उन्मत्त अवसाद का एक ये फिगर है। फिगर आपको बनाना नहीं है, बस एक समझने के लिए यहाँ पर रखा गया है। लिखना आपको लैंग्वेज है। इसका मनोभाव पेशेंट को देख करके आप कैसे समझ सकते हैं कि इसको क्या हुआ है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। हाइपोमोनिक इसमें एकदम से हाइपो हो गया, डिप्रेस हो गया, एकदम से लगता है कितना चिंता हो गया है पेशेंट को। तो ये स्थिति है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अवसादग्रस्ता के प्रकरण में आप देख रहे हैं कि कैसा कैसा रहता है, इसका मूड कैसे स्विंग करता है, चेंज होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। शुरुआत इसका जो है वो पहले का ही है। नेक्स्ट मिश्रित भावावस्था एपिसोड, मिश्रित भावातीत अवस्था भी बोलते हैं इसको। फिर नेक्स्ट सहरुग्ण परिस्थितियाँ, इसके साथ साथ और कौन सा चीज़ उसमें दिक्कत हो जाता है वो यहाँ पर बताया गया है। इसके कारण क्या है, कारण देखना है, उसको देखने के लिए ये बताया गया यहाँ पर। नेक्स्ट पहला जेनेटिक कारण है, बहुत इसमें वेरिएंट करके बताया गया है। डिटेल्स में दिया गया है, इसलिए बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है। फिर पर्यावरण दूसरा कारण है। तीसरा न्यूरोलॉजिकल कारण है। नीचे में प्रस्तावित तंत्र लिखा है,
इसको प्रमस्तिष्क तंत्र भी बोल सकते हैं, मस्तिष्क तंत्र, ब्रेन से संबंधित। ब्रेन का पार्ट देखिए, ये है ब्रेन का फोटो देखिए। ये फ़ोटो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, बना लिए तो बहुत अच्छा। बहुत ऐसा ही कलर जरूरी नहीं है, बस आड़ तिरछे मारना है। गहरे एंड सैक ये बोलते हैं इसका जो उभार और गड्ढा है। मस्तिष्क में क्या क्या चेंजेज होता है, क्या है संरचना में परिवर्तन, वो यहाँ पर बताया गया है कि मस्तिष्क में परिवर्तन होता है कुछ इंटरनल चोट वगैरह के कारण या कुछ और भी कारण के वशीभूत होकर के दिमाग में अगर कुछ चेंज हो गया, हार्मोनल एक्टिविटीज़ के कारण कुछ हुआ है, तो वो यहाँ पर बताया गया है कि उसके कारण ये उन्माद होता है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इस पैराग्राफ को फिर आगे बढ़ते हैं। फिर चलते हैं आगे। इसके आगे फिर यहाँ पर न्यूरो साइंस का विश्लेषण हुआ है। इसको पैराग्राफ को तोड़ देते हैं। फिर चलते हैं लास्ट पेज। लास्ट हो गया, यहाँ पर आंसर कंप्लीट हुआ। किस चीज़ का दिमाग में घटता है बढ़ता है, वो प्रोडक्ट यहाँ पर बताया गया है जिसके कारण ये सब चेंजेज होता है। तो यहाँ पर ये पूरा आंसर कंप्लीट हुआ। एक ही आंसर को दो तरह से लिखा जा सकता है, यहाँ पर इस वीडियो में बताया गया। आप अंतिम समय तक रहे, वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद।